सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेशन में जो रिड्यूस सिलेबस में हमारे इंक्लूडेड है इस बार 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी है और कार्डियक साइकिल भी है, और साथ में एक और टॉपिक है जिसका नाम है एसए नोट एंड एवी नोट। ये 3 टॉपिक आ जाते हैं, तीनों टॉपिक कवर करने होंगे। और दूसरा हमारे पास जो है वो है ब्लड वेसल्स। सही है, तो ब्लड वेसल्स, ये 2 टॉपिक हमें कवर करने हैं, ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स। सही है, रेडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग। सही है। अच्छा, हम स्टार्ट ह्यूमन हार्ट से नहीं करेंगे, बल्कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे। सही है, सर्कुलेशन का, कि सर्कुलेशन क्या होती है, व्हाट इज सर्कुलेशन और क्या जरूरत है सर्कुलेशन की। देखो, हमारे पास जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, लंग्स में एब्जॉर्ब होता है। सही है, मगर उस ऑक्सीजन की जरूरत किसको है, पूरी बॉडी को है। सही है, तो उस ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होगा, पहुंचाना होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैट्स हो गए, ये कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, इंटेस्टाइन में। सही है, इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होते हैं, मगर इनकी जरूरत किसको है, पूरी बॉडी को है। तरह हमें क्या जरूरत होती है, इसके लिए हमें जरूरत होती है एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की, और एनिमल्स के पास जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है उसका नाम क्या है, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसपोर्ट इज अचीव्ड इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के पास ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सही है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होना लाजमी है। अगर किसी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हो, सही है, 3 कंपोनेंट्स हो, हम उनको क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये 3 कंपोनेंट्स, पहला क्या होना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में होना चाहिए एक अदर सर्कुलेटिंग फ्लूइड। क्या होना चाहिए, सर्कुलेटिंग फ्लूइड होना चाहिए, जिसमें डिफरेंट चीजें डिसॉल्व होकर सर्कुलेट हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। जैसे ऑक्सीजन को कहां जाना है, लंग से पूरी बॉडी में जाना है, अभी थोड़े पहले हमने पढ़ा है। सही है, तो पूरी बॉडी, लंग से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको डिसॉल्व करना होगा किसी चीज में, ऐसी है ना। तो डिसॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, फ्लूइड चाहिए। इस तरह न्यूट्रिएंट्स को इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए भी उसको क्या करना होगा, डिसॉल्व करके ट्रांसपोर्ट करना होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्लूइड चाहिए। तो पहली चीज जो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाने के लिए हमें चाहिए वो क्या है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड। सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। और हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड। सही है। इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास वेसल्स। सही है, हमें क्या चाहिए, वेसल्स चाहिए। वेसल्स क्या होते हैं, वेसल्स ट्यूब होते हैं कुछ, जिसके अंदर ये सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या करता है, रन करता है। सही है, तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड को रन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्यूब चाहिए, जिसके अंदर वो रन कर सके, ऐसे ही है ना। तो इन वेसल्स, जो हमारी बॉडी में वेसल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लड वेसल्स भी हैं और ब्लड भी है, सही, ब्लड वेसल्स भी हैं, उसके अंदर ब्लड भी है, तो ग्रेविटी की वजह से सारा ब्लड कहां चले जाएगा, बॉडी के नीचे वाले सरफेस पे, सही, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में चले जाएगा, और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक पंप चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एक पंप। तो हमारी बॉडी में जो पंप का फंक्शन परफॉर्म करता है वो क्या है, हार्ट। सही है, वो हार्ट है। सही है, मिसाल के तौर पे ये हमारा हार्ट है, ये क्या है हमारा हार्ट। सही है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। सही है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ये हमारे पास राइट एट्रिया है और ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, तो तुम लोगों को याद क्या रखना है, तुम लोगों को एक चीज ये याद रखनी है कि हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सही है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों में। और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों में, लेफ्ट एट्रियम में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी। अच्छा, काम कैसे करता है सर्कुलेटरी सिस्टम,
देखो सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एक आर्टरी, क्या निकलती है, क्या निकलती है, एक आर्टरी। ये बहुत बड़ी आर्टरी होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एओर्टा। सही है, क्या कहते हैं इसको, एओर्टा। ये एओर्टा, इस एओर्टा की बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और ये ब्रांचेस पूरी बॉडी को क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं। तो इस एओर्टा से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। मैं यहाँ पे एक ही ब्रांच बनाऊंगा, सही है, मगर तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इस एओर्टा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। इस एओर्टा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं। डिफरेंट पार्ट्स में क्या चीज सप्लाई करती हैं, वो ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। सही है, कुछ एओर्टा की कुछ ब्रांचेस ब्रेन में चले जाती हैं, कुछ किडनी में चले जाती हैं, कुछ हमारे पास लिवर में चले जाती हैं, कुछ स्टमक में चले जाती हैं, कुछ इंटेस्टाइन में चले जाती हैं, कुछ स्प्लीन में चले जाती हैं, कुछ पेनक्रियाज में चले जाती हैं। सही है, इस तरह ये एओर्टा की अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चले जाती हैं। सही है, उसमें से एक ब्रांच में यहाँ पे बना रहा हूं, इसको हम क्या कहेंगे, आर्टरी। इसमें कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही आर्टरी किसी ऑर्गन में एंटर करेगी, ये आर्टरी क्या बना लेगी हमारे पास, कैपिलरीज। क्या बना लेगी, कैपिलरीज। सही है, और इस कैपिलरीज के लेवल पे क्या होगा, इस कैपिलरीज के लेवल पे ये देखो यहाँ पे होंगे सेल्स, ऑर्गन में क्या होंगे, टिश्यूज, और टिश्यूज बने हुए होंगे सेल्स से। तो ये हमारे पास सेल्स हैं। सही है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसका ऑक्सीजन निकल के कहां चले जाएगा, टिश्यूज में, यानी सेल्स में चले जाएगा। ऐसे ही होगा ना। और इस सेल्स में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहां जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। ऐसे ही हुआ, इस कैपिलरी के नेटवर्क पे एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज होने के बाद सारा ऑक्सीजन कैपिलरी से निकल के, ब्लड से निकल के कहां चला गया, सेल्स के पास, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहां गया, ब्लड में। सही है, अब ये ब्लड जब ऑर्गन से बाहर निकलेगा तो ये कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड जो कैरी करेगा उसको हम क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। सही है, अब ये वेन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से आएंगी, ऐसा होगा या नहीं होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वेन आएंगे। सही, कुछ वेन्स आ रही होंगी ब्रेन से, कुछ वेन आ रही होंगी हमारे पास किडनी से, कुछ वेन्स आ रही होंगी इंटेस्टाइन से, कुछ वेन आ रही होंगी लिवर से। तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से वेन आ रही होंगी। ऐसे ही सारी वेन कंबाइंड हो जाएंगी और कंबाइंड होकर एक बड़ी लार्जर वेन बना लेंगी, और इस लार्जर वेन को हम क्या कहेंगे, वेना केवा। सही है, और ये वेना केवा एंटर हो जाएगा हमारे पास कहां पे, राइट एट्रियम में। इस वेना केवा में कौन सा ब्लड होगा, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में हमारे पास जो आएगा राइट एट्रियम में, वो कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकलेगा किस फॉर्म में, किस वेसल के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी। किसके जरिए, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी नाम से समझ में आ रहा है कहां जाएगी ये वेसल, लंग्स में। बिल्कुल, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। इसको ऑक्सीजनेटेड करना है हमें। इसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए हमें कहां भेजना होगा, इसको लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होगी, जैसा थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने पढ़ा। और गैसियस एक्सचेंज के नतीजे में क्या होगा, ऑक्सीजन एल्विलाई से निकल के कहां जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। और इस लंग से जो ब्लड वेसल निकलेगी उसमें वो कैसा ब्लड होगा, उसमें कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। इस वेसल को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, क्योंकि हार्ट के करीब जाएगी। और ये पल्मोनरी वेन आके एंटर हो जाएगी कहां पे, लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। सही है, एक बड़ी सी वेसल निकलेगी लेफ्ट वेंट्रिकल से, जिसको हम कहेंगे एओर्टा। इस एओर्टा की अलग अलग ब्रांचेस बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएंगी और उसको क्या सप्लाई करेंगी, ऑक्सीजन। सही है, कैपिलरी बेड बनाएंगे और कैपिलरी बेड बना के इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोवाइड करते ही ये क्या हो जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड, और उस ऑर्गन से कलेक्ट हो जाएंगी किसके अंदर, वेन के अंदर। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हर ऑर्गन से आएगा, बॉडी के हर ऑर्गन से आएगा इन द फॉर्म ऑफ वेन। सही, वेन के अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड बॉडी के हर ऑर्गन से आएगा और सारी पूरी बॉडी की वेन्स मिलके क्या बना लेंगी, एक बड़ी वेन जिसका नाम है वेना केवा। सही है, और ये वेना केवा ड्रेन हो जाएगा किसमें, राइट एट्रियम में। सही है, फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहां चले जाएगा, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड। फिर राइट वेंट्रिकल से चले जाएगा लंग्स के अंदर। सही है, और लंग्स के अंदर इसकी ऑक्सीजनेशन होगी। ऑक्सीजनेशन के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो ये साइकिल क्या होती जाएगी हमारे पास,
चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। ऐसे काम करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बेसिक मैकेनिज्म तो सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसमें जो चीजें तुम लोगों को याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है। और जो हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है। भले लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हो, भले राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हो, राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जो रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है, ह्यूमन हार्ट। सही है। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट इज कोनिकल शेप स्ट्रक्चर। ह्यूमन हार्ट जो होता है हमारे पास एक कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल किसकी तरह होता है, कोन की तरह होता है, ऐसे कोन की तरह, बस ऊपर एक आइसक्रीम लगा दो, सही है। तो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोनिकल शेप। इसका कोनिकल शेप की पहचान क्या है कि कोनिकल शेप में एक हमें बेस मिलता है और एक हमें क्या मिलता है, एपेक्स मिलता है। तो जिस भी चीज में हमें एक बेस मिले और एक एपेक्स मिले वो किस शेप का होता है, कोनिकल। जैसे हमारा लंग्स था, लंग्स भी किस शेप का था, कोनिकल शेप का था, सही है। इसके ऊपर भी नीचे एक आइसक्रीम लगा दो, कोन बन गया आइसक्रीम का, सही है। अच्छा, इसके अलावा लंग हार्ट प्रेजेंट क्या होता है, तो हार्ट इज प्रेजेंट in the center slightly tilted towards left। हार्ट हमारे पास सेंटर में मौजूद होता है, सही है, और थोड़ा सा ये टिल्ट होता है किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ, सही है। तो ये जो हार्ट है हमारा, ये देखो, ये दो लंग्स के बीच में, ये दो लंग्स हैं, इन दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा टिल्टेड होता है इस तरीके से लेफ्ट की तरफ, सही है। होता सेंटर में मगर ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ, सही, लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो हार्ट है ये दो लंग्स के बीच में, ये जो दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है, दो लंग्स के जो बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम कहते हैं मीडियस्टिनम। क्या कहते हैं, मीडियस्टिनम। तो हार्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, इसी मीडियस्टिनम में प्रेजेंट होता है, सही है। तो इट इज प्रेजेंट between two lungs in a mediastinum, सही है। अच्छा, ये हार्ट की इंट्रोडक्शन है। अब जो ह्यूमन हार्ट होता है इसकी कवरिंग की बात करते हैं। कवरिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट की कवरिंग देखो। अब जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, एक कवर्ड होता है एक पाउच में, सही है, एक मेम्ब्रेनस सैक के अंदर कवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड इन अ सैक या मेम्ब्रेनस सैक, इन अ मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। ह्यूमन हार्ट जो होता है ये एक मेम्ब्रेनस सैक के अंदर होता है। उस मेम्ब्रेनस सैक को हम क्या नाम देते हैं, उस मेम्ब्रेनस सैक को हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम का, सही है। पेरिकार्डियम के बारे में तुम लोगों को ये बात याद रखनी है कि पेरिकार्डियम इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। पेरिकार्डियम कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी ये दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है। पेरिकार्डियम में कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। जाहिर सी बात है, एक आउटर होगी और एक इनर होगी, एक आउटर होगी और एक इनर होगी। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो इनर लेयर है उसको हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। सही है। तो हार्ट जो होता है वो कवर्ड होता है एक डबल मेम्ब्रेनस सैक के अंदर जिसको हम क्या कहते हैं,
पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो इसकी एक आउटर लेयर होती है, इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, और एक इनर लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सीरस पेरिकार्डियम। अब ये जो इनर लेयर है सीरस पेरिकार्डियम, इसकी फर्दर 2 लेयर्स होती हैं। जो आउटर होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, और जो इनर होती है, इनर जो लेयर होती है, इनर लेयर को हम कहते हैं विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। इसको दोबारा से मैं बताता हूं। देखो, पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन फाइब्रस पेरिकार्डियम, इनर मेम्ब्रेन सीरस पेरिकार्डियम। अब जो इनर मेम्ब्रेन है, उस इनर मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम एंड विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। अब इसको बना के देखते हैं हम, ये किस तरह नजर आती है हमें। ये देखो, ये हमारे पास हार्ट है, ये हो गया हमारे पास हार्ट आ गया, सही है, ये हार्ट है। हार्ट के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेनस सैक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का ये सबसे बाहर वाला लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम, इसको हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो इनर लेयर है उसकी 2 लेयर्स हैं। इनर लेयर की कितनी लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं, सही है। इसको मैं रेड से बना रहा हूँ इनर लेयर को, ये है सीरस पेरिकार्डियम। ये इनर में जो है ये क्या है, सीरस पेरिकार्डियम। ये सीरस पेरिकार्डियम की आउटर लेयर है और ये सीरस पेरिकार्डियम की इनर। इसको मैं बिल्कुल हार्ट के साथ अटैच करके बना रहा हूँ इसको। अच्छा, ये दोनों सीरस पेरिकार्डियम है, मगर ये सीरस पेरिकार्डियम की पैराइटल लेयर है। कौन सी लेयर है, पैराइटल लेयर। और ये सीरस पेरिकार्डियम की कौन सी लेयर है, विसरल लेयर, सही है। ये दोनों क्या है, ये दोनों पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। तो रेड से जो बनाया है ये सीरस पेरिकार्डियम है, और जो ग्रीन से बनाया है वो कौन सा पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सही है। अच्छा, ये फाइब्रस, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ये पूरा फिल्ड होता है, सही है, इसलिए मैं इसको वो कर दे रहा हूँ, ये पूरा फिल्ड है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, सही है। एक काम करता हूँ, मिटा के ही बना देता हूँ, क्योंकि बीच में तो लग रहा होगा तुम लोग को स्पेस है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, सही। ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब पेरिकार्डियम सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और अंदर वाली रेड से जो बनाई है वो कौन सी है, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम की ये बाहर वाली पैराइटल लेयर है और ये अंदर वाली विसरल लेयर है, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। और ये पेरिकार्डियल स्पेस खाली नहीं होता है, बल्कि ये फिल्ड होता है। ये किससे फिल्ड होता है, बिल्कुल, ये फिल्ड होता है, फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से फिल्ड होता है, समझ में आई बात। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से फिल्ड होता है, और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम सिक्रीट पेरिकार्डियल फ्लूइड, सही। ये रिलीज करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो विसरल लेयर है ये क्या रिलीज करता है, ये फ्लूइड रिलीज करता है, और ये फ्लूइड यहाँ पे जमा हो जाता है पेरिकार्डियल स्पेस में, और इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, सही है। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, देखो हार्ट हमारे पास जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये तो बात थी कवरिंग ऑफ हार्ट के बारे में, सही है कि हार्ट की कवरिंग क्या होती है। मगर हार्ट जो है हमारे पास, जो एक्चुअल हार्ट है, वो हार्ट तो हमारे पास ये अंदर है, ये देखो ये अंदर, ये पूरा क्या है, ब्लू कलर से बनाया, ये क्या है हमारे पास, हार्ट है। तो हार्ट तो ये सिर्फ हार्ट की कवरिंग थी। ये जो पेरिकार्डियम थी ये सिर्फ हार्ट की क्या थी, कवरिंग। हार्ट कहाँ पे मौजूद है, हमारे अंदर मौजूद है। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल, हार्ट के वॉल की लेयर। सही है, हार्ट के वॉल की लेयर की बात करते हैं, सही है।
ये देखो, ये मैंने बना दिया एक हार्ट, सही है, ये हार्ट बना दिया। अब ये जो हार्ट है, इसकी जो वॉल होती है, इसकी वॉल काफ़ी थिक होती है। इसकी वॉल कैसी होती है? काफ़ी थिक होती है, सही है, इसकी वॉल काफ़ी थिक होती है, सही है। तो इसके वॉल में भी 3 लेयर्स होती हैं। इसकी वॉल इतनी थिक क्यों होती है? क्योंकि इसकी वॉल में कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती है। तो हार्ट की वॉल में जो 3 लेयर्स होती हैं, इनमें से पहली लेयर सबसे बाहर जो होती है वो होती है एपिकार्डियम। क्या होती है? एपिकार्डियम। बीच में जो होती है वो क्या होती है? मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये कौन सी है? ये है एंडोकार्डियम। अच्छा, इन तीनों को, एपिकार्डियम को, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इन तीनों को इससे, कवरिंग ऑफ हार्ट से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये जो कवरिंग ऑफ हार्ट है ये हार्ट के बाहर होती है, और ये जो 3 लेयर्स है ये हार्ट की वॉल का हिस्सा है, पार्ट है हार्ट की वॉल का, सही है। 3 लेयर्स है हार्ट की वॉल की। एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट। एपिकार्डियम क्या है? आउटर मोस्ट है। मायोकार्डियम मिडल है, और एंडोकार्डियम इनर मोस्ट है। अच्छा, एपिकार्डियम को थोड़ी देर में पढ़ते हैं, सही है। पहले मायोकार्डियम को देखते हैं। मायोकार्डियम, ये देखो, ये जो बीच में हार्ट की वॉल के जो बीच में जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। ये है हमारे पास मायोकार्डियम। और इसके बारे में ये याद रखना तुम लोग कि इट इज द थिकेस्ट लेयर, ये सबसे थिकेस्ट लेयर है। और इस मायोकार्डियम के अंदर क्या मौजूद है? मसल्स मौजूद है। क्या मौजूद है? मसल्स। हमें पता है हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें किस टिश्यू की जरूरत पड़ती है? मसल टिश्यू की जरूरत पड़ती है। तो ये जो मसल टिश्यू है कहाँ मौजूद है? मायोकार्डियम में, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट करवाता है। और ये मसल्स एक स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स, सही है। तो मायोकार्डियम में क्या मौजूद होते हैं? कार्डियक मसल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की, सही है। एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली एक लेयर होती है जो बनी हुई होती है एंडोकार्डियल सेल्स से। इट इज मेड अप ऑफ एंडोकार्डियल सेल्स, ठीक है, इनर मोस्ट होती है। अब बात करते हैं एपिकार्डियम की, सही है। अब एक चीज तुम लोग याद रखना कि जो एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम है ये एक्चुअल लेयर ऑफ हार्ट है, सही है, हार्ट वॉल है। और ये जो एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम इज विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। अब कंफ्यूज मत होना, मैं समझाता हूं। देखो, हमारे पास ये जो हार्ट की कवरिंग थी पेरिकार्डियम, इसकी बाहर वाली लेयर फाइब्रस और अंदर वाली लेयर सीरस पेरिकार्डियम थी। और सीरस पेरिकार्डियम की भी बाहर वाली लेयर पैराइटल लेयर थी, अंदर वाली लेयर क्या थी? विसरल लेयर। अब ये जो विसरल लेयर है, जो मैंने रेड से यहाँ पे बनाया है, ये विसरल लेयर हार्ट की वॉल से इतना ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच हो जाती है, इतना स्ट्रांगली अटैच हो जाती है कि इसको हार्ट की वॉल से सेपरेट करना मुमकिन नहीं होता है, सही है। हार्ट समझ लो, एक्चुअल हार्ट जो स्टार्ट हो रहा है ये मायोकार्डियम से स्टार्ट हो रहा है, मगर ये जो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है, ये विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम ये हार्ट से इतना स्ट्रांगली अटैच होती है, इतना फर्मली अटैच हो जाती है कि इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, और हम इसको हार्ट की वॉल का एक हिस्सा बना देते हैं, सही है। विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम को हम कहते हैं कि ये क्या है? एपिकार्डियम है। तो एपिकार्डियम इज द विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। जो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है इसी को हम क्या कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं।
ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में सबसे पहली चीज जो हमें सबसे ऑब्वियस चीज जो नजर आएगी वो क्या होंगे, इसके चैम्बर्स होंगे। सही है, जैसे ये हमारे पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सबसे ऑब्वियस चीज है। देखो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सबसे ज्यादा ऑब्वियस चीज है जो हमें नजर आ रही है हार्ट के अंदर। सही है, तो हार्ट के अंदर हमें कितने चैम्बर्स मिलते हैं, 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। 2 एट्रिया मिलते हैं और 2 क्या मिलते हैं, हमें वेंट्रिकल्स मिलते हैं। सही है, याद रखना एट्रिया के बारे में कि दोनों जो एट्रिया हैं ये थिन वॉल्ड हैं, इनकी वॉल क्या है, थिन, और दोनों जो वेंट्रिकल है इसकी वॉल क्या है, थिक, ये थिक वॉल्ड है। सही है, और दो डिफरेंस तो मैंने भी बताया था पहले जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, बेसिक्स पढ़ रहे थे सर्कुलेशन की, कि जो एट्रिया होता है वो ब्लड को रिसीव करता है और जो वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को क्या करता है, इजेक्ट करता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। सही है, अच्छा ये जो 2 वेंट्रिकल है इसमें एक हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है और एक हमारे पास राइट वेंट्रिकल है। सही है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसका ल्यूमेन स्मॉल होता है और इसकी वॉल थिक होती है, और जो राइट वेंट्रिकल है इसका ल्यूमेन लार्ज होता है, बड़ा होता है, और जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन। सही है, यहां पे उल्टा हो गया है। सही है, डायग्राम में इसको उल्टा कर लो इस तरह से। ये सही है, ये जो राइट वेंट्रिकल है इसका ल्यूमेन, इसके अंदर जो होल है, बोर है, वो बहुत बड़ा है ना, बड़ा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका ल्यूमेन छोटा है मगर वॉल क्या है, बहुत थिन है। इसकी वॉल देखो इतनी थिन है और इसकी वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल इतनी थिक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक है, ल्यूमेन छोटा है, राइट वेंट्रिकल का ल्यूमेन बड़ा है, वॉल छोटी है। क्यों? बिल्कुल, यस, बिल्कुल 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 सही कहा दूसरा। अच्छा, तो ये जो हमारे पास ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे ब्लड निकल के जाता है एओर्टा में, और ये एओर्टा से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इसको इतना प्रेशर मेंटेन करने के पूरी बॉडी में प्रेशर क्या हो सके, मेंटेन हो सके। और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है वो सिर्फ किस तक जाता है, राइट वेंट्रिकल जो ब्लड निकलता है वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए सिर्फ कहाँ जाता है, लंग्स तक जाता है। तो इसको इतना स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको इतना ज्यादा थिक वॉल की जरूरत नहीं है। मगर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिलता है, थिक वॉल मिलता है। आगे बात समझ में? तो थिक वॉल क्यों मिलता है हमें, थिक वॉल क्यों मिलता है, क्योंकि इसको बहुत स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है और पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना होता है। सही है, अच्छा उसके बाद जो हमें चीज मिल रही है यहाँ पे, वो मिल रही है हमें वेसल्स। क्या मिल रही है, वेसल्स। हार्ट में जो दूसरी ऑब्वियस चीज नजर आ रही है वो क्या है, वेसल है। सही है, वेसल में हमारे पास कुछ आर्टरीज हैं और कुछ वेन्स हैं, आर्टरीज हैं और वेन्स हैं। सही है, सबसे पहले आर्टरीज को देखते हैं। याद रखना आर्टरीज हमेशा किससे निकलती है, इंट्रोडक्शन में बात की थी हमने बेसिक्स में, आर्टरीज हमेशा वेंट्रिकल से निकलती हैं। सही है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकल रही है, एक बड़ी आर्टरी जिसका नाम क्या है, एओर्टा, और यही एओर्टा नीचे आगे बना रहा है डिसेंडिंग एओर्टा, नीचे आता हुआ एओर्टा। सही है, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, ये देखो, इसको ट्रेस करो, ये देखो इस तरह, ये क्या है, एओर्टा। सही है, तो यहां पे हमारे पास आर्टरीज में एक आ गया हमारे पास एओर्टा। एओर्टा कहां से निकलता है हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल से। सही है, और दूसरी चीज जो हमारे पास आई वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज। हमारे पास 2 पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये देखो राइट वेंट्रिकल से निकला ये वाली आर्टरी, ये एक और ये दूसरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो हमारे पास एक पेयर आ गई, अ पेयर ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज फ्रॉम, कहां से निकली, राइट वेंट्रिकल से। सही है, तो ये हमारे पास आर्टरीज हो गई। इसके अलावा हमारे पास क्या है, वेन्स हैं, वेन्स। सही है, वेन्स में हमारे पास, वेन्स हमेशा एटीएम में एंटर होती हैं। सही है, तो देखो राइट एटीएम में एंटर हो रहे हैं सुपीरियर वेना केवा
सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में एंटर हो रहे हैं और इंफीरियर वेना केवा भी कहां एंटर हो रहे हैं, राइट एट्रियम में। सही है। देखो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन लेके आता है, इंफीरियर वेना, कहां, राइट एट्रियम में। और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना केवा, कहां, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम तुम लोगों को पता होगा, अभी थोड़ी देर में पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए। तो पहला तो हो गया हमारे पास सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेंगे। सही है। अच्छा, दूसरी वेन्स जाहिर सी बात है एट्रियम में एंटर होगी, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये देखो, ये दो पेयर और सॉरी ये एक पेयर और ये एक पेयर, दो पेयर पल्मोनरी वेन की, लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन। ये रही दो, एक पेयर लेफ्ट पल्मोनरी वेन की और ये रही एक पेयर राइट पल्मोनरी, सॉरी ये रही एक पेयर लेफ्ट पल्मोनरी वेन की, ये रही एक पेयर राइट पल्मोनरी वेन की। सही है। तो टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स। सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा कहां एंटर होती है, राइट एट्रियम में। और टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है। आर्टरीज और वेन्स भी हो गई। सही है। अच्छा, एक और चीज जो तुम लोगों को नजर आ रही है यहां पे, वो है वेल्व्स। वो क्या है, वेल्व्स। उनको यहां पे पढ़ते हैं, वेल्व्स। ये वेल्व्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बताता हूं कैसे। सबसे पहले यहां पे आ जाओ, देखो वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, कहां जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड निकल के कहां जाएगा, एओर्टा में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी आर्टरी में। सही है। अब देखो, अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पहले आया कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां चला गया, एओर्टा में। मगर गौर से देखो, अगर ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड एओर्टा में तो जाएगा, एओर्टा के साथ साथ कहां जाएगा, बताओ, एट्रियम में भी चले जाएगा। एट्रियम से आया था दोबारा, देखो ये डायग्राम यहां पे बना लेते हैं। ये देखो, ये हमारे पास एओर्टा है, और ये हमारे पास, ये देखो ये एओर्टा है, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल। सही है। और ये हमारे पास एओर्टा। सही है। अब वेंट्रिकल से ब्लड का, एट्रियम से ब्लड कहां आया, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, एओर्टा में। मगर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड एओर्टा में भी जाएगा और साथ साथ कहां जाएगा, एट्रियम में भी जाएगा। ऐसे ही होगा। तो हमें यहां पे किस चीज की जरूरत है, एक वेल्व की जरूरत है कि जब वेंट्रिकल से ब्लड एट्रियम में जाए तो ये वेल्व क्या हो जाए, बंद हो जाए। जरूरत है ना। तो हमें एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में किसकी जरूरत है, एक वेल्व की जरूरत है। आगे बात समझ में। तो हमें जरूरत है यहां पे हमें जरूरत है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व की। किसकी जरूरत है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एवी वेल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व का मतलब है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान वेल्व। तो यहां पे हमें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वेल्व चाहिए और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वेल्व चाहिए। सही है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान हमें जो वेल्व चाहिए, उस वेल्व का नाम क्या है, उस वेल्व का नाम है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व या फिर लेफ्ट एवी वेल्व। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान हमें जो वेल्व चाहिए उसका नाम क्या है, उसका नाम है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व या फिर राइट एवी वेल्व। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास राइट एवी वेल्व और दूसरा होता है हमारे पास लेफ्ट एवी वेल्व। सही है। राइट एवी वेल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, लेफ्ट एवी वेल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। उसके अलावा यहां पे देखो, यहां पे जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इन वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड चले जाता है एओर्टा में। सही, एओर्टा है, दिस इज एओर्टा। तो इस वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड कहाँ चला गया, एओर्टा में चला गया। सही है। अब ये वेंट्रिकल कब तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमेशा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कभी ना कभी तो रिलैक्स करेगा। जब ये वेंट्रिकल के अंदर मौजूद सारा ब्लड खत्म हो जाएगा, वेंट्रिकल एम्प्टी हो जाएगा, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर रिलैक्स करना शुरू कर देगा। सही है। रिलैक्स करना। अब जब ये रिलैक्स करेगा तो ब्लड अब ग्रेविटी की वजह से इस एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में आ सकते हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये देखो, इस वेंट्रिकल ने किया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड चला गया
इस पल्मोनरी आर्टरी में, सही है, क्योंकि ये एवी वेल्व क्लोज हो गया था, ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में, सही है। अब जब ये वेंट्रिकल दोबारा से रिलैक्स करेगा तो ब्लड वापस ग्रेविटी की वजह से इस पल्मोनरी, इस राइट वेंट्रिकल में आ सकता है, सही है, पल्मोनरी आर्टरी से वापस राइट वेंट्रिकल में आ सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें इस वेसल में भी क्या चाहिए, एक वेल्व चाहिए। इसी तरीके से ये जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड चले जाएगा हमारे पास एओर्टा में, सही है। अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ब्लड वापस एओर्टा से कहाँ आ सकता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ सकता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, एक वेल्व चाहिए। तो हमें एओर्टा में भी वेल्व चाहिए और हमें पल्मोनरी आर्टरी में भी वेल्व चाहिए, सही है। तो एओर्टा में जो वेल्व होता है उसको हम कहते हैं एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व, और पल्मोनरी आर्टरी में जो वेल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व, सही, पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व। आगे बात समझ में, सही। तो हमें क्या चाहिए, एक तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व चाहिए था, दूसरा हमें चाहिए सेमील्यूनर वेल्व, सेमील्यूनर वेल्व। और सेमील्यूनर वेल्व कहाँ मौजूद होते हैं, सेमील्यूनर वेल्व हमारे पास एओर्टा में एंड पल्मोनरी आर्टरी में मौजूद होते हैं। अब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों में मौजूद है, इसलिए सेमील्यूनर वेल्व भी दो तरह का होगा, एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व और पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व, सही है। अच्छा, वेल्व किसके दरमियान होगा ये तो तुम लोगों को पता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान राइट एवी वेल्व होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान लेफ्ट एवी वेल्व होगा, सही है। अच्छा, एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व कहाँ होगा, एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व बिटवीन एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होगा। पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व कहाँ होगा, पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान होगा, सही है। तो ये चार वेल्व्स याद रखते हैं तुम लोगों को। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, यहां पे बताता हूं, देखो दोबारा से वही स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सही है। ये हमारे पास एओर्टा है, ये हमारे पास एट्रियम, कोई सा भी एट्रियम, राइट और लेफ्ट कोई सा भी, ये हमारे पास वेंट्रिकल और ये हमारे पास एओर्टा या आर्टरी, ये हमारे पास आर्टरी आ गई, सही है। अच्छा, अब जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा एओर्टा में, क्योंकि ये एट्रियम, ये जो एवी वेल्व है, एट्रियम और वेंट्रिकल के दौरान एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व है, ये क्लोज है, तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरी में जाएगा। मगर वेंट्रिकल के ज़्यादा प्रेशर की वजह से, देखो अब ये ब्लड तो जा रहा है यहाँ पे आर्टरी में, मगर ये साथ में प्रेशर तो लगा रहे हैं इस वेल्व के ऊपर, तो इसके ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये वेल्व अंदर की तरफ भी खुल सकता है। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड में मौजूद ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये ब्लड बैकवर्ड भी ओपन हो सकता है। तो इस बैकवर्ड ओपनिंग ऑफ वेल्व को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, टू प्रिवेंट बैकवर्ड ओपनिंग ऑफ वेल्व्स और स्पेसिफिकली एवी वेल्व्स, सही है। वी हैव, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, वी हैव फाइबर्स, कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्डा टेंडिना, सही है। तो ये कुछ फाइबर्स होते हैं, दिखाता हूँ इस तरह से, अगर मैं इसके अंदर की लेबलिंग मिटा दूँ तो ये जो वेल्व्स हैं ये बैकवर्ड ना ओपन हो जाए, इसलिए इन वेल्व से अटैच होते हैं कुछ फाइबर्स। इन फाइबर्स को हम क्या नाम देते हैं, कॉर्डा टेंडिना, सही है। तो ये फाइबर्स होते हैं हमारे पास, कॉर्डा टेंडिना। इसके अलावा एक और चीज़ रह गई हार्ट के स्ट्रक्चर में, और वो है सेप्टा। हार्ट में हमारे पास इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं सेप्टा। सेप्टा का मतलब होता है सेपरेशन, सही है। इसको मैं इस डायग्राम में बताता हूँ, ये देखो, क्योंकि इस डायग्राम में तुम लोग सारे सेप्टा ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेप्टा है, कुछ सेपरेशन। सेप्टा का मतलब क्या होता है, सेप्टा का मतलब होता है सेपरेशन, सही है। सेप्टा एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर क्या होगा, सेप्टम होगा, सही है। तो हमारे पास एक सेप्टम होता है, सबसे पहले इंटर
एट्रियल सेप्टम, फिर होता है हमारे पास इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और फिर होता है हमारे पास लास्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सही है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। सही है, मतलब दो एट्रिया के दरमियान जो सेपरेशन है, ये वो सेपरेशन, ये देखो, ये जो सेपरेशन है बिटवीन राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो सेपरेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। सही है। इसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास एक सेप्टम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम। तो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम है, ये वाला सेप्टम, इस सेप्टम को हम क्या कहते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद है हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान ये वाला सेप्टम और ये वाला सेप्टम। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम दो तरह का है हमारे पास। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम एक राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है हमारे पास, और एक हमारे पास है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सही है। तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सही है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं इसकी। देखो, हार्ट में हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है। फिर इस इस राइट वेंट्रिकल से निकलती है एक आर्टरी जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। 2 आर्टरीज निकलती हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह इस लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास निकलती है एक बड़ी आर्टरी जिसको हम कहते हैं एओर्टा। सही है। ये एओर्टा, ये ऊपर जाती हुई एओर्टा है, असेंडिंग एओर्टा है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, और ये डिसेंडिंग एओर्टा है। आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, ये सब सेपरेशन याद ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस ये एओर्टा है, ये पूरा एओर्टा है। सही है। और ये एओर्टा से ब्रांचेस जा रही हैं ऊपर। सही है। अच्छा, ये हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो रहा है हमारे पास 2 पेयर पल्मोनरी आर्टरीज का। सही है। पल्मोनरी वेन का, पल्मोनरी वेन का 2 पेयर एंटर हो रहे हैं। सही है। एक 2 राइट पल्मोनरी वेन और 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन, या एक पेयर राइट पल्मोनरी वेन का और एक पेयर लेफ्ट पल्मोनरी वेन का कहाँ एंटर हो रहे हैं? इस लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो रहे हैं। सही है। उसके बाद राइट एट्रियम में हमारे पास क्या एंटर हो रहा है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। इससे ब्लड कहाँ एंटर हो रहा है? राइट एट्रियम में। सही है। तो ये हमारे पास आ गए कुछ वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स। सही है। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज, एओर्टा निकल रहे लेफ्ट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्टरीज निकल रहे राइट वेंट्रिकल से। वेन सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा कहाँ जा रहे हैं? राइट एट्रियम में, और पल्मोनरी वेन्स 2 पेयर कहाँ जा रही हैं? लेफ्ट एट्रियम में। सही है। उसके बाद हमें मिलते हैं वेल्व्स। सही है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मिलता है ये वाला वेल्व, लेफ्ट एवी वेल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मिलता है हमें राइट एवी वेल्व, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान हमें मिलता है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व, और हमारे पास एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमें मिलता है एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व। सही है। वेल्व्स हो गई हमारे पास। सही है। अब बैकवर्ड ओपनिंग ऑफ द वेल्व को प्रिवेंट करने के लिए कुछ फाइबर्स होते हैं हमारे पास जिनको हम कहते हैं कॉर्डा टेंडिना। सही है। इसके अलावा हमारे पास सेप्टम होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम होता है उसका नाम है राइट एवी सेप्टम या राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम होता है उसका नाम है लेफ्ट एवी सेप्टम या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो सेप्टम होता है उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम होता है उसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सही है। तो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। सही। कार्डियक साइकिल, या फिर इसको कह सकते हैं हम फेजेस ऑफ हार्ट बीट की फेजेस। सही। अच्छा, हार्ट बीट की फेजेस से पहले हमें ये समझना होगा कि हार्ट बीट क्या होता है और कार्डियक साइकिल क्या होता है। तो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कोई बता सकता है कार्डियक साइकिल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन
एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के दौरान जो हार्ट चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। सही है। तो एक हार्ट बीट के दौरान हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, उन सारी चीज़ों को मिला के हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं उन सारी फेजेस को। और हार्ट बीट जो होती है हमारे पास, एक हार्ट बीट में 2 साउंड्स होती हैं, लब डब लब डब लब डब लब डब। सही है, इस तरीके से होता है। तो एक हार्ट बीट में कितनी हार्ट साउंड्स होती हैं? 2 हार्ट साउंड्स होती हैं। सही है, लब डब। सही है। तो और एक हार्ट बीट में, सही है, एक हार्ट बीट में जितनी भी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। सही है। अब एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन को हम कॉन्ट्रैक्शन अब नहीं कहेंगे। सही, कॉन्ट्रैक्शन के लिए खास टर्म इस्तेमाल करेंगे, और वो खास टर्म क्या है? सिस्टोली। क्या इस्तेमाल करेंगे? सिस्टोली। और रिलैक्सेशन के लिए हम एक खास टर्म इस्तेमाल करेंगे, क्या है वो? डायस्टोली। सही है, सिस्टोली और डायस्टोली। सही है। तो सिस्टोली का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोली का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन। सही है। जब हार्ट सिस्टोली परफॉर्म करेगा इसका मतलब हार्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट का कोई भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस चैम्बर से ब्लड इजेक्ट होगा या फिर उसके अंदर आएगा? इजेक्ट होगा, बिल्कुल। तो सिस्टोली जब होगी तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड की क्या होगी? इजेक्शन होगी। सही है। और जब हार्ट डायस्टोली परफॉर्म करेगा तो हार्ट के चैम्बर्स क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। और जब रिलैक्स होंगे तो हार्ट फिल होगा या फिर हार्ट से ब्लड निकलेगा? फिल होगा। सही है। तो हार्ट की क्या होगी डायस्टोली के दौरान? फिलिंग होगी। तो कहीं पे भी डायस्टोली का वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? हार्ट रिलैक्स कर रहा है या हार्ट की क्या हो रही है? फिलिंग। और कहीं पे भी सिस्टोली का वर्ड लिखा हुआ तो मतलब हार्ट से ब्लड इजेक्ट हो रहा है या फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सही है। तो ये सारे टर्म्स इंटर कन्वर्टेबली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल स्टार्ट करने से पहले हार्ट की छोटी डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। सही है। बस इतनी काफी है। सही। ठीक है, चलो बस इतनी डायग्राम काफी है। अब देखो, अब हमें कार्डियक साइकिल पढ़ना है। सही। कार्डियक साइकिल में 3 फेजेस होती हैं। सही। कार्डियक साइकिल में कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस। ये एक कार्डियक साइकिल है। सही। इसको साइकिल क्यों कह रहे हैं थोड़ी देर में समझ में आएगा कि इसको साइकिल क्यों कह रहे हैं। सही। इसमें कितनी फेजेस हैं? 3 फेजेस। सही है। इस तरीके से 3 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज जो कार्डियक साइकिल का है उसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोली। क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोली। दूसरा जो फेज है उसको क्या बोलते हैं हम? वेंट्रिकुलर सिस्टोली। वेंट्रिकुलर सिस्टोली। और जो कार्डियक साइकिल का तीसरा फेज है वो क्या है? वो है ज्वाइंट डायस्टोली। सही है। तो ये 3 फेजेस होते हैं कार्डियक साइकिल में। पहला फेज एट्रियल सिस्टोली, दूसरा फेज वेंट्रिकुलर सिस्टोली और तीसरा फेज ज्वाइंट डायस्टोली। सही है। तो ये एक हार्ट बीट के दौरान ये 3 फेजेस होती हैं। सही है। एक हार्ट बीट के दौरान ये 3 फेजेस होती हैं और इसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। सही है। ये जो एट्रियल सिस्टोली है ये ट्रांसफर हो जाता है किसमें? वेंट्रिकुलर सिस्टोली। ये फेज ट्रांसफर हो जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोली में, और वेंट्रिकुलर सिस्टोली ज्वाइंट डायस्टोली, और फिर ज्वाइंट डायस्टोली दोबारा से एट्रियल सिस्टोली में ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए हम इसको साइकिल कहते हैं। अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। सही है, क्या कह रहा हूँ मैं। टाइम पीरियड तुम लोगों को याद रखना होगा कि एक हार्ट बीट कितने देर का होता है। एक कार्डियक साइकिल जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक हार्ट बीट जो होता है, एक हार्ट बीट ये होता है हमारे पास, ये कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड्स में। सही है। 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। तो 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होगी? 1 मिनट में कितनी होगी? 72 कार्डियक साइकिल्स, या फिर हम कह सकते हैं 72 कार्डियक साइकिल या फिर 72 हार्ट बीट। सही है। तो 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होंगी? 72। सही है। और उतनी कार्डियक साइकिल्स भी होंगी। हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल को हम एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रेट है इसको हम कार्डियक साइकिल के अलावा एक और नाम देते हैं। इसको हम हार्ट रेट भी कह सकते हैं और इसको हम जनरली पल्स कह रहे होते हैं। सही है। पल्स मेजर करते हैं ना यहाँ पे ऐसे पल्स को, ये
ये वाला ब्रेकियल पल्स, सही है। तो ये उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है कितनी है, 72 है। मगर 72 कभी आएगा नहीं, कभी इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, कभी इससे थोड़ा कम आएगा। तो ये याद रखना तुम लोग कि 60 से लेके 100 तक क्या है, नॉर्मल है, और इसका एवरेज कितना आएगा, 72। तो 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल्स परफॉर्म होती है। तो 1 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में परफॉर्म होगी, 0.8 सेकंड्स में, ठीक है। तो 0.8 सेकंड ही हम लेके चलेंगे। इस 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड का होता है हमारे पास एट्रियल सिस्टोली, 0.3 सेकंड का होता है हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोली, और 0.4 सेकंड का होता है हमारे पास ज्वाइंट डायस्टोली। 0.1 और 0.3 कितना हो गया, 0.4, और ये 0.4 कितना हो गया, 0.8 सेकंड। पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया, सही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बीच में हाफ कर दिया कि 0.4 सेकंड इधर और 0.4 सेकंड इधर, ठीक है। तो सबसे पहला फेज है एट्रियल सिस्टोली, सही है। एट्रियल सिस्टोली में सबसे पहले क्या इवेंट होगा, सबसे पहले ये इवेंट होगा, नाम से पता चल रहा है एट्रियल सिस्टोली। सिस्टोली का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सही है। अच्छा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, अब ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाई है ताकि इससे रिलेट कर सकूं। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रिया से ब्लड कहां आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा। एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा तो वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, रिलैक्स। अगर वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे तो एट्रिया से ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, नहीं आएगा। तो एट्रियल सिस्टोली जब चल रही होगी, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, रिलैक्स। तो इस दौरान ये जो फर्स्ट फेज है, इस फेज में वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होंगे, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे, या फिर हम कह सकते हैं डायस्टोली परफॉर्म कर रहे होंगे, सही है, ऐसे ही है। अच्छा, अब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहां आता है, वेंट्रिकल में। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व होगा, एवी वेल्व, वो खुले में होंगे या बंद होंगे, खुले हुए होंगे, सही है, खुले में होंगे ना, जाहिर सी बात है। ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है, ये अगर बंद हो जाए तो एट्रिया से ब्लड आ सकता है वेंट्रिकल में, नहीं आ सकता है। तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एवी वेल्व क्या होंगे, खुले हुए होंगे। तो एट्रियल सिस्टोली के दौरान एवी वेल्व क्या होंगे, ओपन। एवी वेल्व क्या होंगे, ओपन होंगे, और एवी वेल्व ओपन होंगे। और यहां पे क्या चल रहा होगा, यहां पे चल रहा होगा वेंट्रिकुलर फिलिंग। क्या चल रहा होगा यहाँ पे, वेंट्रिकुलर फिलिंग, ऐसे ही होगा, सही है। अब 0.1 सेकंड के बाद वेंट्रिकुलर फिलिंग मतलब वेंट्रिकल ब्लड से फिल हो रहा होगा। 0.1 सेकंड के बाद वेंट्रिकल पूरी तरीके से ब्लड से क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, और ये एट्रियल सिस्टोली का फेज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि 0.1 सेकंड जब गुजर जाएगा तो जितना भी ब्लड इसके अंदर मौजूद था, सब कहां आ जाएगा, वेंट्रिकल, और ये एट्रिया क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, एम्प्टी, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खाली। अब मजीद कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा है नहीं, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, वापस से रिलैक्स करना स्टार्ट कर देगा, और ये एट्रियल सिस्टोली का फेज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। याद रखना कितने देर तक एक्सटेंड करेगा ये, 0.1। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया और सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। अब टेक्निकली अगर देखा जाए किसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, वेंट्रिकल को, ताकि वेंट्रिकल से भी ब्लड निकल सके, ऐसे ही ना। अच्छा, याद रखना जो चेंजेस यहां हो रही है वही चेंजेस यहां हो रही है, मगर समझने के लिए हम सिर्फ एक चैम्बर को देख रहे हैं, सही है। वरना जो लेफ्ट साइड में हो रहा है वही राइट, अगर राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। मगर हम समझने के लिए सिर्फ लेफ्ट साइड को देख रहे हैं, सही है। अच्छा, अब क्या होगा, टेक्निकली हम देखें, एट्रिया से सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल को क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो वही हुआ। नेक्स्ट फेज क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोली, और सिस्टोली का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो अब क्या होगा इस फेज में, नेक्स्ट फेज में, इसको रेड से लिखता हूं इस फेज को, सही। इस फेज में क्या होगा, वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रिया क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा, क्योंकि एट्रिया में तो ब्लड है नहीं, अब एट्रिया को फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, तो एट्रिया क्या करना शुरू कर देगा, रिलैक्स। तो यहां पे क्या चल रही होगी, एट्रियल डायस्टोली चल रही होगी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा ब्लड कहां जाएगा, एटीएम में क्यों नहीं जाएगा, यहां से एटीएम में भी जा सकता है, एटा में जाएगा, क्योंकि एवी वेल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोली वो फेज है जिसमें एवी वेल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज। एवी वेल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्लोज। और जब एवी वेल्व क्लोज होगा तो देखो ब्लड
कोशिश करेगा कि वो कहां चले जाए, इस एट्रियम में चले जाएगा, जल्दी से एवी वेल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे ही एवी वेल्व क्लोज होगा ब्लड जाके टकराएगा वेल्व से, ब्लड जाके वेल्व से क्या होगा, टकराएगा, और हमें एक आवाज आएगी, और इस आवाज को हम कहते हैं, एवी वेल्व की क्लोजर से एक आवाज आएगी, इस आवाज को हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। और ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड है ये क्या है, लब। तो लब जो आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तुम लोगों से एमसीक्यूज में कि फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों आता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वेल्व। और कब आता है, जब वेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और वेंटिकल्स किस फेज में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंटिकुलर सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो लब की आवाज कब आती है, फर्स्ट हार्ट साउंड कब आती है, सेकंड फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल में आती है। आई बात समझ में। अब हमें पता है यहां पे भी एक वेल्व है, इस एओर्टा और वेंट्रिकल के दरमियान, वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान भी एक वेल्व है। इस वेल्व को हम क्या कहते हैं, एओर्टिक सेमीलुनर वेल्व। क्या कहते हैं, एओर्टिक सेमीलुनर वेल्व। तो ये सेमीलुनर वेल्व ओपन होंगे या क्लोज होंगे, ओपन होंगे। जाहिर सी बात है कि एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड एट्रिया में नहीं जा सकता, एवी वेल्व क्लोज है। अगर सेमीलुनर वेल्व भी क्लोज होता है, ब्लड क्या कहता, कहां जाऊं मैं, कहां जाऊं। सही है, तो एक वेल्व क्लोज है, दूसरा वेल्व क्या है, ओपन है। जब तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां चले जाएगा, एओर्टा में। तो इस दौरान सेमीलुनर वेल्व क्या होता है, ओपन। सेमीलुनर वेल्व, दोनों सेमीलुनर वेल्व, सेमीलुनर वेल्व ओपन। सेमीलुनर वेल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और ब्लड कहां जाना स्टार्ट हो जाता है, एओर्टा में। और ज्यादातर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, मगर हम सिर्फ एक साइड को देख रहे हैं, तो ब्लड कहां जाना स्टार्ट हो जाते हैं, एओर्टा में जाना स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि वेंट्रिकल काफी बड़ा है, तो वेंट्रिकल में ब्लड भी बहुत ज्यादा था, तो इसको कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करके अपने ब्लड को इजेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड तक ब्लड वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट करके कहां जाता रहेगा, एओर्टा में जाता रहेगा। अब एक वक्त आएगा 0.3 सेकेंड के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोली को खत्म करना होगा, क्योंकि इस वेंट्रिकल में मौजूद सारा ब्लड क्या हो गया, खत्म हो गया। अब वेंट्रिकल के मजीद कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोली का जो फेज है, ये शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट फेज में, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट डायस्टोली। अब क्या होना शुरू हो जाएगा, गौर से देखना है इसको, क्या होना शुरू हो जाएगा। अभी इसके नाम पे मत जाओ, अभी इस फेज में देखो क्या होना चाहिए। टेक्निकली वेंट्रिकुलर सिस्टोली खत्म हो गया, मतलब वेंट्रिकल में ब्लड क्या हो गया, खत्म हो गया। सही, वेंट्रिकल में अगर ब्लड खत्म हो गया तो वेंट्रिकल को क्या करना चाहिए, रिलैक्स। तो यहां पे वेंट्रिकल क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स। अभी एट्रिया की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ वेंट्रिकल की। वेंट्रिकुलर डायस्टोली चल रहा होगा इस दौरान, क्या चल रहा होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोली। इसके अलावा ये देखो, जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू करेगा तो इस एओर्टा में जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में वापस आने की कोशिश नहीं करेगा, करेगा, कोशिश करेगा ना, करेगा। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, जो सेमीलुनर वेल्व यहाँ पे ओपन था, कहाँ गया सेमीलुनर वेल्व, ये सेमीलुनर वेल्व जो ओपन था इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीलुनर वेल्व को क्लोज कर देंगे, सेमीलुनर वेल्व को बंद कर देंगे, क्लोज। और जब सेमीलुनर वेल्व क्लोज होगा तो सेमीलुनर वेल्व की क्लोजर से ब्लड आके टकराएगा सेमीलुनर वेल्व से, और हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड हार्ट साउंड। और सेकेंड हार्ट साउंड क्या है, तो सेकेंड हार्ट साउंड कब आता है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वेल्व। और ये फेस कौन सा है, ज्वाइंट डायस्टोली का फेस। सही, या वेंट्रिकुलर डायस्टोली भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, समझ गए, ये बात हो गई इसकी। अब मुझे एक बात बताओ, एवी वेल्व क्या होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा। एवी वेल्व को हमने बंद क्यों किया था, ये याद करो। बंद इसलिए किया था ताकि वेंट्रिकल से ब्लड कहां ना चले जाए। जब वेंट्रिकल पूरी तरीके से खाली हो गया तो क्या डर है कि वेंट्रिकल से ब्लड कहां चले जाए, एटीएम में, डर है ये नहीं, वेंट्रिकल में ब्लड है ही नहीं तो क्या जाएगा एटीएम में। तो एवी वेल्व क्या हो जाएंगे, ओपन। एवी वेल्व क्या हो जाएंगे इस फेज में, ओपन। एवी वेल्व ओपन हो जाएंगे। अच्छा, याद रखना एटीएम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, पता है क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल नीचे और एटीएम कहां है, ऊपर। वेंट्रिकल नीचे और एटीएम कहां है, ऊपर। तो इसको ब्लड नीचे भेजने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने की अभी जरूरत नहीं है। जैसे ही वेल्व खुलेगा ब्लड ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वजह से कहां आना शुरू हो जाएगा, वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा। होगा ऐसा, नहीं होगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा या नहीं आएगा, आएगा ग्रेविटी की वजह से। अभी सिर्फ इसको समझो कि एवी वेल्व ओपन होंगे और हमारे पास वेंट्रिकल की पैसिव फिलिंग चलेगी। इसको ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, सही है। एवी वेल्व ओपन हो जाएंगे, सही है। एवी वेल्व ओपन हो गए, एट्रिया के अंदर जितना भी ब्लड था सब कहां आ गया, मगर एट्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। एट्रियम का स्ट्रक्चर होता है ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल। एट्रियम के अंदर जितना भी ब्लड था सब आ गया कहां पे, वेंट्रिकल में, मगर थोड़ा सा ब्लड कहां रह गया, यहां पे रह गया, और ये वेंट्रिकल में नहीं आ पा रहा है।
ग्रेविटी की वजह से आ पा रहे, नहीं आ पा रहे। तो अब ज्वाइंट डायस्टिली से काम नहीं बना, तो हम साइकिल को शिफ्ट कहाँ पे कर देंगे, एट्रियल सिस्टिली में, और ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड कहाँ जाएगा, सारा कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। जो यहाँ पे रुका हुआ है वो भी कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। आ रही है बात समझ में, आई? तो यहाँ ज्वाइंट डायस्टिली में क्या होगा, एवी वेल्व ओपन होगा और वेंट्रिकल की पैसिव फिलिंग होगी, बगैर कॉन्ट्रैक्शन के ग्रेविटी की वजह से वेंट्रिकल क्या होगा, फिल होगा। और जब वेंट्रिकल फिल हो जाएगा, मजीद एट्रिया से ब्लड नहीं आ रहा होगा वेंट्रिकल में, तो फिर ये ज्वाइंट डायस्टिली फिर से ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, एट्रियल सिस्टिली में, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ब्लड बचा हुआ होगा वो भी कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। उसके बाद फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके पूरी तरीके खाली हो जाएगा। उसके बाद वेंट्रिकल को भरने की जरूरत है, फिर वेंट्रिकल क्या करना शुरू कर देगा, रिलैक्स। और इस फेज में एट्रिया भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ज्वाइंट डायस्टिली, क्योंकि इसमें दोनों चैम्बर्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। सही है, एट्रिया भी और वेंट्रिकल भी, दोनों चैम्बर्स रिलैक्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे कि एट्रिया इस दौरान कितने देर कॉन्ट्रैक्ट किया, इस पूरे साइकिल में 0.8 सेकेंड में से, देखो यहाँ पे एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं, यहाँ पे भी एट्रिया क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी एट्रिया क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। सही है। तो एट्रिया 0.3 और 0.4 0.7 सेकेंड तक क्या कर रहा है, रिलैक्स, और सिर्फ 0.1 सेकेंड क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम टाइम पीरियड निकालें तो एट्रियल सिस्टिली का टाइम पीरियड कितना निकलेगा, 0.1 सेकेंड, और एट्रियल डायस्टिली का टाइम पीरियड कितना निकलेगा, 0.7 सेकेंड। और अगर वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, 0.3 सेकेंड के लिए क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और 0.4 और 0.1 सेकेंड, ये देखो यहाँ पे वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, डायस्टिली परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, डायस्टिली परफॉर्म कर रहे हैं। तो 0.4 और 0.1 0.5 सेकेंड तक वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, डायस्टिली परफॉर्म कर रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टिली की अगर बात करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टिली सिर्फ और सिर्फ कब हो रहा है, इस फेज, दूसरे फेज के दौरान 0.3 सेकेंड के लिए, और वेंट्रिकुलर डायस्टिली इस दौरान भी हो रहा है और इस दौरान भी हो रहा है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टिली का टाइम पीरियड कितना आएगा, 0.5 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कार्डियक साइकिल कंप्लीट। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ। सही है, गौर से सुनना। देखो, हमारे पास सबसे पहला फेज होता है एट्रियल सिस्टिली का फेज। एट्रियल सिस्टिली में क्या होता है, एट्रिया में जितना भी ब्लड होता है सब कहाँ जाते हैं, वेंट्रिकल में। एट्रिया से ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में, तो हम क्या जाएंगे, एवी वेल्व क्या होना चाहिए, ओपन। तो इस दौरान एवी वेल्व क्या होगा, ओपन होगा। सही है, एवी वेल्व ओपन होगा और दोनों एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली। अच्छा, अब वेंट्रिकल की चल रही है फिलिंग, तो वेंट्रिकल को क्या कहा जाएगा कि तुम शांत रहो, कॉन्ट्रैक्ट मत करो। तो इस दौरान वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे। अब वेंट्रिकुलर की फिलिंग कंप्लीट हो गई, इस फेज में वेंट्रिकुलर फिलिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई 0.1 सेकंड में। अब वेंट्रिकल पूरी तरीके से ब्लड से फिल्ड हो चुका है। तो अब टेक्निकली देखा जाए तो क्या होना चाहिए, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को कहां भेज देना चाहिए, एओर्टा में। तो अब ये जो 0.1 सेकंड जो एट्रियल सिस्टिली था ये खत्म हो गया, अब स्टार्ट हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टिली। अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। सही है, तो इसमें होगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सही है, और एट्रिया रिलैक्स करेगा, जाहिर सी बात है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ब्लड कहां जाए, एट्रिया में वापस जाए। तो हम क्या कर देंगे, एवी वेल्व को क्लोज कर देंगे। सही है, हम क्या कर देंगे, एवी वेल्व को इस दौरान क्लोज कर देंगे। जैसे ही हम एवी वेल्व को क्लोज करेंगे हमें पहली दिल की धड़कन सुनाई देगी जो है लब। सही है, क्योंकि ब्लड आके टकराएगा एवी वेल्व से। सही, और हमें आवाज आएगी जो है लब, फर्स्ट हार्ट साउंड। सही है, और हम चाहते हैं कि ब्लड कहाँ जाए, एओर्टा में जाए, चाहते हैं हम। सही है, तो इसलिए हम सेमील्यूनर वेल्व को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। अब वेंट्रिकल पूरी तरीके से खाली हो गया, अब इसका मजीद कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा है नहीं। 0.3 सेकंड में वेंट्रिकल पूरी तरीके से क्या हो गया, खाली हो गया। अब वेंट्रिकल को मजीद भरने की जरूरत है, तो वेंट्रिकल क्या करना शुरू करेगा, रिलैक्स करना शुरू करेगा, डायस्टिली करना शुरू करेगा, और ये तीसरे फेज में आ जाएगा। इसमें वेंट्रिकुलर डायस्टिली परफॉर्म करेगा, रिलैक्स करना शुरू करेगा। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू करेगा, ग्रेविटी की वजह से ब्लड वापस कहाँ आना शुरू हो जाएगा, वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा। और इस वजह से हमें क्या करना होगा, मजबूरन सेमील्यूनर वेल्व को क्या करना होगा, दिल पे पत्थर रख के क्लोज करना होगा। जब हम सेमील्यूनर वेल्व को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ब्लड आगे सेमील्यूनर वेल्व से टकराएगा और हमें सेकेंड हार्ट साउंड मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, डब। सही है, अब वेंट्रिकल को हम भर रहे हैं, कहां से भर रहे हैं, एट्रियम से भर रहे हैं। सही है, एट्रियम से जो वेंट्रिकल को हम भर रहे हैं ये पैसिव फिलिंग चल रही है। पैसिव फिलिंग क्यों, क्योंकि जो भी ब्लड हमारे पास पल्मोनरी वेन से एंटर हो रहा है इसमें लेफ्ट एट्रियम में, वो खुद ब खुद कहां जा रहा है, वेंट्रिकल। इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत
नहीं है। जो भी पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है वो खुद ब खुद यहाँ जा रहा है, और जो भी सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो ग्रेविटी की वजह से खुद ब खुद कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में। तो ये जो 0.4 सेकंड का ज्वाइंट डायस्टिली का पीरियड है, इसमें एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे एट्रिया भी क्या करते हैं हमारे पास, डायस्टिली परफॉर्म करते हैं, रिलैक्स करते हैं। एट्रिया भी रिलैक्स करते हैं क्योंकि ब्लड खुद आ रहा है इसमें सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से एट्रियम में खुद आ रहा है, खुद ही कहाँ चले जा रहे हैं, वेंट्रिकल में। किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो दोनों बैठे हुए हैं दोनों चैम्बर, सही है। एट्रिया खुद ब खुद फिल हो रहे हैं और जो भी फिल हो रहे हैं वो कहाँ चले जा रहे हैं, वेंट्रिकल में। तो दोनों हाथ बांध के क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं 0.4 सेकंड, सही है। तो लब डब के बाद जो एक ब्रेक आता है ना, ये जो साउंड का ब्रेक आता है, सही है, लब डब, और फिर ब्रेक के बाद लब डब, फिर ब्रेक के बाद लब डब, तो ये जो ब्रेक होता है ये इसी का होता है 0.4 सेकंड का। समझ आ गई बात? तो यही ज्वाइंट डायस्टिली का वो ब्रेक होता है, सही है। तो अब 0.4 सेकंड तक उसने इंतजार किया वेंट्रिकल ने, वेंट्रिकल आधे से ज़्यादा भर गया, सही है। मगर वेंट्रिकल और ज़्यादा भर ही नहीं रहे। क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि एट्रियम में क्या है, ब्लड यहाँ पे फंसा हुआ है, सही है। तो इसलिए ज्वाइंट डायस्टिली के फेज को क्या करना होगा, हमें खत्म करना होगा, और हमें क्या इसमें शिफ्ट करना होगा, इसको एट्रियल सिस्टिली में, और फिर दोबारा से वही साइकिल शुरू हो जाएगी। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड कहाँ जाएगा, एट्रिया में 0.1 सेकंड में बचा कुछ ब्लड आ जाएगा, और फिर वेंट्रिकुलर सिस्टिली, और ये साइकिल क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कार्डियक। स्टार्ट में मैंने कहा था कि इसको साइकिल क्यों कहते हैं, उस वक्त तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब समझ में आ गया कि इसको साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक फेज दूसरे फेज में ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा फेज तीसरे, तीसरा फेज फिर पहले, फिर पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, सही है। यही चलता रहता है। और ये स्टार्ट कब होता है, कार्डियक साइकिल जब पैदा होने से पहले, सही है। ये कार्डियक साइकिल स्टार्ट होता है हमारे पास बिफोर बर्थ, और ये कार्डियक साइकिल रुक कब जाता है, एट डेथ, सही है। अच्छा, हमारे पास एक नोड होता है जिसको हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। इसको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, हार्ट का पेस मेकर, क्योंकि हमने हार्ट के एक पेस की बात की थी, हार्ट के एक स्पीड की बात की थी, कि हमारे पास हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, 72 टाइम्स हार्ट बीट परफॉर्म करते हैं। ये जो एक पेस है, ये जो एक स्पीड है, ये जो एक रेट है, इस रेट को मेंटेन करने वाला, इस रेट को बनाने वाला कौन है, ये साइनोएट्रियल नोड, सही है। हमें एक बात पता होना चाहिए कि हमारा हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट इज सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर, सही है। या फिर हम कह सकते हैं इसको कि और हार्ट इज मायोजेनिक। हमारा हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक या सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि ये इट कॉन्ट्रैक्ट्स स्पॉन्टेनियसली बाय इटसेल्फ। ये जो हमारे पास हार्ट होता है, ये खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। मतलब इसको ब्रेन के सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपना हाथ उठाया, किस वजह से, कैसे मेरा हाथ ऊपर कैसे आया, क्योंकि मेरे बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट किए। बाइसेप्स मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट किए, ब्रेन से सिग्नल आया बाइसेप मसल, सही। जब मैंने इरादा किया इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे ही है ना। अब मैं चाह रहा नहीं हूँ इसको रिलैक्स करने का, तो ये रिलैक्स भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। मगर हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ब्रेन से सिग्नल आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा हार्ट क्या है, सेमी ऑटोनोमस या फिर मायोजेनिक है। ये खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है खुद ब खुद, ये खुद ही से क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसको किस चीज की जरूरत होगी, किसी एक सिग्नल की जरूरत होगी। तो जो सिग्नल आएगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो कहां से आएगा, साइनोएट्रियल नोड, सही है। और जो सिग्नल आएगा, ये सिग्नल आएगा इन द फॉर्म ऑफ, इससे जो सिग्नल्स आएंगे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में इससे सिग्नल्स आएंगे, सही है। इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में इससे सिग्नल्स आएंगे। बताता हूं किस तरह। ये देखो, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, ये 2 एट्रिया है हमारे पास, और ये 2 वेंट्रिकल है हमारे पास, सही है। सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट कहाँ पे होता है, साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट होता है हमारे पास राइट एट्रियम में। कहाँ मौजूद होता है, राइट एट्रियम में, सही है। ये है हमारे पास ऐसे नोड, जिसको साइनोएट्रियल नोड भी कहते हैं, ऐसे नोड, सही है। ये कहाँ मौजूद है, राइट एट्रियम में। इट इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में कहाँ मौजूद है, उस जगह पे जहां पे सुपीरियर वेना केवा एंटर होता है राइट एट्रियम में। तो कहाँ मौजूद है, नियर द ओपनिंग ऑफ
सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जहां पे राइट एट्रियम में एंटर होते हैं, उसी के पास क्या मौजूद होता है? साइनोएट्रियल नोड। और ये साइनोएट्रियल नोड क्या रिलीज करते हैं? करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। क्या रिलीज करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। सही है, ये सिग्नल रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस करंट की वजह से ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सही है, ये एट्रियम और वेंट्रिकल क्यों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि इस ऐसे नोड से क्या निकल रहा होता है? सिग्नल निकल रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। आई बात समझ में यहां तक? सही है, तो ये ऐसे नोड, ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल, हमने कहा इसको ब्रेन के सिग्नल की जरूरत नहीं है, खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। खुद ही से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? इनके अंदर ही एक ऐसा नोड प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड, और ये रिलीज करता है सिग्नल, जिसकी वजह से एट्रियम और वेंट्रिकल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये कैसे काम करता है देखो, दोबारा से एक और हार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक हार्ट है, सही, ये रहा ऐसे नोड। ऐसे नोड रिलीज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पूरे एट्रिया में, दोनों एट्रिया में फैल जाती हैं, और दोनों एट्रिया क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है साइमल्टेनियसली, कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। सही है। अच्छा, ये जो करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट एट्रिया से निकल के वेंट्रिकल में भी चला जाना चाहिए था, और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाना चाहिए था, मगर जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। ये हमने पहले भी देखा था, ऐसे ही था ना, जब एट्रियल सिस्टोली खत्म हो जाती है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके फारिग हो जाता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास ये जो एवी सेप्टम है, दिस एवी सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इज इंसुलेटर। ये क्या है? इंसुलेटर है। सही है, ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है क्या है? इंसुलेटर। तो जो भी ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलते हैं वो इस इंसुलेटर से पास होकर वेंट्रिकल में नहीं जा सकते। सही है, तो जब भी ऐसे नोड से सिग्नल निकलते हैं उससे दोनों एट्रिया क्या कर जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई? सही है, तो हमारे पास साइनोएट्रियल नोड है, इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट के पेस को मेंटेन कर रहा होता है। सही है, जब इससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पूरे एट्रियम में फैल जाते हैं, दोनों एट्रिया में, और पूरा एट्रिया क्या, दोनों एट्रिया क्या कर जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है एक साथ साइमल्टेनियसली, दोनों एट्रिया। सही है, ये राइट एट्रिया भी और ये लेफ्ट एट्रियम भी। सही है, अब मौजूद है यहाँ पे क्या मौजूद है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिससे करंट कहाँ नहीं जा सकता है? वेंट्रिकल में, इसलिए वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। मगर यहाँ पे एक विंडो मौजूद है। सही, एक विंडो मौजूद है जिससे करंट नीचे आ सकता है, और उस विंडो का क्या नाम है? ये देखो यहाँ पे मौजूद होता है सेंटर में बिल्कुल। इस विंडो का नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। सही है, अब इसको गौर से समझना। देखो, साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड ने क्या किया? ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रिलीज की जो पूरे एट्रिया में फैल गई, दोनों एट्रिया में, दोनों एट्रिया एक साथ क्या कर गए? कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल में क्यों नहीं आया वो सिग्नल? क्योंकि एवी सेप्टम इंसुलेटर है, इसलिए कोई भी करंट वेंट्रिकल में नहीं आया। मगर इस एवी सेप्टम में एक जगह ऐसी है, बीच में एक जगह ऐसी है जहां से करंट पास हो सकता है। उस जगह को हम क्या कह रहे हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, या फिर एवी नोड भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। अच्छा, अब इससे करंट पास हो सकता है। ये जो करंट था, ये करंट इस एवी नोड से पास होके कहां आ सकता है? इस वेंट्रिकल में आ सकता है। किससे पास होके? इस एवी नोड से। मगर ये जो एवी नोड है, इट डिलेज द सिग्नल ऑफ ऐसे नोड बाय 0.1 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सही है, देखो, साइनोएट्रियल नोड से सिग्नल निकलता है, वो सिग्नल पूरे एट्रिया में फैल जाता है, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वेंट्रिकल तक नहीं आता है, क्योंकि एवी सेप्टम क्या है? इंसुलेटर। बीच में एक विंडो है जहां से एक करंट रिलीज होकर कहां आ सकता है? वेंट्रिकल में आ सकता है। उस विंडो को हम क्या कह रहे हैं? एवी नोड। मगर इससे जो करंट निकल के आता है, ये एवी नोड, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि एक करंट को डिले कर देता है, सिग्नल को डिले कर देता है। कितने सेकेंड के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए। सही है, अब याद करो, कार्डियक साइकिल में हमने पढ़ा था कि 0.1 सेकंड तक सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 0.1 सेकंड के बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? वेंट्रिकल। क्योंकि साइनोएट्रियल नोड से जो करंट निकला उसको 0.1 सेकंड के लिए डिले कर दिया किसने? एवी नोड ने। सही है, ऐसा क्यों किया इसने? ऐसा इसलिए किया इसने ताकि एट्रिया पूरी तरीके से क्या हो जाए? एम्प्टी हो जाए, और वेंट्रिकल पूरी तरीके से क्या हो जाए? फिल हो जाए। वेंट्रिकल पूरी तरीके से फिल हो जाए बिफोर कॉन्ट्रैक्शन से पहले वेंट्रिकल पूरी तरीके से फिल हो जाए। इसलिए इसने क्या कर दिया? करंट को
डिले कर दिया। तो एवी नोड का भी फंक्शन समझ में आ गया हमें। अब कुछ स्ट्रक्चर्स और पढ़ते हैं जो एवी नोड से रिलेटेड है। तो ये एक और हार्ट बना लिया हमने, ये स्ट्रॉबेरी के जैसा हार्ट, सही है। और ये रही हार्ट की वॉल, ये रही हार्ट की वॉल, सही, ये पूरी हार्ट की वॉल है। ये क्या है? हार्ट की वॉल, सही है, ये हार्ट की वॉल है। ये रहा हमारे पास साइनोएटियल नोड, सही है। साइनोएटियल नोड ने क्या रिलीज किया? करंट, सिग्नल। ये सिग्नल पूरे एटीएम में फैल गया, पूरा दोनों एटीएम क्या कर गया? कॉन्ट्रैक्ट कर गया। वेंट्रिकल में नहीं आ सकता क्योंकि इंसुलेटर है पूरा, एटीओ वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक विंडो मौजूद है जिसको हम क्या कह रहे हैं? एवी नोड। इस एवी नोड से निकलते हैं हमारे पास, इस एवी नोड से निकलते हैं हमारे पास एक बंडल, सही, जो कि नीचे की तरफ आ रहा होता है, करंट को नीचे की तरफ लेके आता है। इस बंडल को हम कहते हैं एवी बंडल, या फिर इसका और ज़्यादा मशहूर नाम है इस बंडल का, ये जो एवी नोड है, इस एवी नोड से निकलता है क्या? एक बंडल। और इस बंडल का नाम क्या है? एवी बंडल। और इसका और ज़्यादा मशहूर नाम है बंडल ऑफ हिस, उसका बंडल, सही है। मेल में बंडल ऑफ हिस और फीमेल में बंडल ऑफ हर, सही, ऐसा नहीं है, दोनों में बंडल ऑफ हिस होगा, सही। तो इस एवी बंडल का नाम क्या है? बंडल ऑफ हिस, सही है, बंडल ऑफ हिस। इस बंडल ऑफ हिस से निकलता है हमारे पास एक बंडल ब्रांच, ये रहा हमारे पास राइट बंडल ब्रांच, और ये रहा हमारे पास लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच और ये रहा लेफ्ट बंडल ब्रांच, सही है। और इस बंडल ब्रांचेस से, क्योंकि ये जो वेंट्रिकल की जो वॉल है बहुत ज़्यादा थिक है ना, थिक, तो इस बंडल ब्रांच से क्या निकलती है हमारे पास? फाइबर्स निकलते हैं, जो पूरे वेंट्रिकल में करंट को क्या करते हैं? फैलाते हैं। पूरे वेंट्रिकल में करंट को क्या करते हैं? फैलाते हैं। ये जो फाइबर्स हैं जो वेंट्रिकल की वॉल में फैले हुए हैं ताकि करंट पूरी तरीके से पूरे वेंट्रिकल में फैल जाए, इस फाइबर्स को हम कहते हैं परकिंजी फाइबर्स। क्या बोलते हैं? परकिंजी फाइबर्स, सही है। दोबारा रिपीट करता हूं स्टार्ट से, बहुत आसान है। हमारे पास एक नोड होता है, इसको बोलते हैं साइनोएटियल नोड, और इस साइनोएटियल नोड को हम क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि हार्ट की एक पेस को, एक स्पीड को मेंटेन कर रहा होता है, सही है। हार्ट हमारे पास मायोजेनिक होता है या सेमी ऑटोनोमस होता है। मायोजेनिक या सेमी ऑटोनोमस का मतलब है इसको ब्रेन के सिग्नल की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसके पास जो नोड होता है उसको बोलते हैं साइनोएटियल नोड। साइनोएटियल नोड करंट रिलीज करता है, उस करंट की वजह से, सिग्नल की वजह से दोनों एटिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। वेंट्रिकल इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं क्योंकि बीच में क्या है? इंसुलेटर। एवी सेप्टम इज इंसुलेटर, एटियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इज इंसुलेटर, इसलिए वो करंट वेंट्रिकल तक नहीं आ सकता। एक विंडो है बीच में जिसको हम क्या कह रहे हैं? एटियो वेंट्रिकुलर नोड या फिर एवी नोड, सही। ये जो विंडो है इससे करंट कहां आ सकता है? हमारे पास वेंट्रिकल में आ सकता है, मगर ये क्या करता है? ये 0.1 सेकंड के लिए करंट को डिले कर देता है ताकि पहले दोनों एटीआर 0.1 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, उसके बाद 0.1 सेकंड के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। जैसा हमने कार्डियक साइकिल में देखा था कि 0.1 सेकंड का एट्रियल सिस्टोली था, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोली स्टार्ट होता था, सही है। इसीलिए ये 0.1 सेकंड के लिए क्या कर देगा? इसको डिले कर देगा। 0.1 सेकंड के लिए करंट को डिले कर देगा, 0.1 सेकंड के बाद रिलीज करेगा, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। 0.1 सेकंड के बाद जो रिलीज करेगा तो उस दौरान पूरी तरीके से पूरे वेंट्रिकल में यूनिफॉर्म करंट पहुंचे, इसलिए इस एबी नोड से, एटियो वेंट्रिकुलर नोड से एक बंडल निकलता है, इसका नाम है एबी बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस, सही है। इस एबी बंडल या बंडल ऑफ हिस से निकलते हैं राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, जो कि दोनों राइट साइड, राइट वॉल ऑफ द वेंट्रिकल और लेफ्ट वॉल ऑफ द वेंट्रिकल में जाते हैं रिस्पेक्टिवली, सही है। और इससे निकलते हैं कुछ फाइबर्स जिनको हम क्या कह रहे हैं? परकिंजी फाइबर्स। तो ये परकिंजी फाइबर्स, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, एवी बंडल और एवी नोड, इन सब का काम क्या है? वेंट्रिकल्स को 0.1 सेकंड के बाद क्या करवाना? कॉन्ट्रैक्ट करवाना। बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। लास्ट टॉपिक है रिड्यूस सेल्स के हिसाब से, रिड्यूस सेल्स के अकॉर्डिंग, सही, ब्लड वेसल्स, सही। हमारे पास ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती है। सबसे पहले आर्टरीज, वेन्स और तीसरी तरह की क्या होती है? कैपिलरीज। तो ये आर्टरीज और वेन को एक साथ पढ़ लेते हैं और फिर कैपिलरीज को अलग से पढ़ लेंगे, सही। तो आर्टरीज और वेन्स को एक साथ पढ़ लेते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स।
सबसे पहले आर्टरीज की डेफिनेशन क्या है, जल्दी से बताओ। एक एस नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डेफिनेशन वो दी है जिसमें कोई एक्सेप्शन ना, ब्लड को कैरी करता है, जो ब्लड को हार्ट से दूर। यस बिल्कुल। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। वो ब्लड वेसल जो हार्ट को ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाए उसको हम क्या कहेंगे, आर्टरीज। और वेन्स आर द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट। वेन वो ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को कहां लेके जाती है, हार्ट के करीब लेके जाती है, सही है। अच्छा, हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी वो क्या है, कौन सी, एओर्टा। और हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट वेन है वो क्या है, बिल्कुल लार्जेस्ट वेन कौन सी है, वेना केवा। हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी है, स्मॉलेस्ट आर्टरी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आर्टीरियोल, आर्टीरियोल, सही है, उसका नाम क्या है, आर्टीरियोल। और हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वेन है उसका नाम क्या है, वेन, सही। तो इस स्मॉलेस्ट आर्टरी का नाम आर्टीरियोल, स्मॉलेस्ट वेन का नाम वेन, सही है। हमारे पास जितनी भी आर्टरीज होती हैं, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सिवाय एक्सेप्ट पल्मोनरी, सही है। हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी का तुम लोगों को पता है कि पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकलती है हमारे पास। अच्छा, अगर इसको सिंपल सी डायग्राम बना रहे हो यहाँ पे, तो हमारे पास राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो राइट एट्रियम से आता है, राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से आता है, सही है। तो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड आता है, इसका मतलब राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और राइट वेंट्रिकल से जो निकलती है ब्लड वेसल उनको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ब्लड से दूर, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जानी है आर्टरी है, मगर इनके अंदर ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सी। तो सिर्फ ये वाहिद आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जिनके अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सी। बाकी सारी आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन, सही है। एंड ऑल वेन्स, सारी वेन्स, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी वेन्स क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट, सिवाय, बिल्कुल पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड होता है, कहां से आता है, लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम के बाद कहां से आता है, पल्मोनरी वेन से, सही है। तो पल्मोनरी वेन में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके अलावा सारी वेन्स में ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं किसकी, डिफरेंसेस की, सही। डिफरेंसेस के अलावा एक सिमिलैरिटी भी आर्टरीज और वेन्स में कि, अच्छा सिमिलैरिटीज को मैं यहाँ पे ग्रीन से लिख दे रहा हूँ, सही है। सिमिलैरिटीज, जब डिफरेंस तुम लोगों से शॉर्ट में पूछा है तुम लोग सिमिलैरिटीज नहीं लिखोगे, सिर्फ जो ब्लू से मैं लिख रहा हूँ इसको लिखोगे, सही है। अच्छा, क्या सिमिलैरिटी है कि बोथ कंटेन 3 लेयर्ड वॉल, सही है। और इसमें भी यही सिमिलरिटी है कि आर्टरीज की जो वॉल होती है, आर्टरीज की जो वॉल होती है, आर्टरीज की जो दीवार होती है उसमें कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर। हमें इस डायग्राम में 3 लेयर्स नजर नहीं आ सकती, हमें कौन सा डायग्राम बनाना होगा, हमें ये वाला डायग्राम बनाना होगा, सही। ये मिसाल के तौर पे ये आर्टरी है, मैंने आर्टरी को क्या कर दिया, इस तरीके से कट कर दिया और फिर इस तरीके से तुम लोगों को दिखा रहा हूं, तो ये नजर आ रही है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है और ये सबसे बाहर वाली लेयर है, सही है। तो आर्टरीज और वेन्स दोनों में क्या होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, सही है। दोनों में 3 लेयर्स होती हैं, सही है। अच्छा, ये सबसे अंदर वाली लेयर, ये सेंटर वाली लेयर और ये ग्रीन वाली सबसे बाहर वाली लेयर। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्या कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका इंटरना। और ये जो बीच में लेयर है रेड से जो मैंने बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया। मीडिया का मतलब मीडियम है, सही है। तो
आर्टरीज में कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर। सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया और सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना को हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं, सही है। और ट्यूनिका इंटरना को हम ट्यूनिका इंटिमा भी कहते हैं, सही है। अब ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसमें हमें मिलता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो सबसे बाहर जो लेयर है ये बना हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, सही। फाइबर्स के बने हुए कनेक्टिव टिश्यू से, और इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं। ये चीज़ तुम लोग को याद रखनी होगी एमसीक्यूज के लिए, सही है। कि ट्यूनिका एक्सटर्ना में कौन से फाइबर्स होते हैं? कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है, पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया में क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स। क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर्स। तो सेंटर में क्या होता है हमारे पास? सेंटर में जो ट्यूनिका मीडिया है इसमें क्या होता है? स्मूथ मसल्स होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स। ट्यूनिका इंटिमा सबसे अंदर जो है, इसमें होता है हमारे पास एंडोथीलियम। क्या होता है? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, सही है। वो तुम लोग एमबीबीएस में जाके पढ़ोगे वो सारी टाइप्स। तो एक एंडोथीलियम जो इसमें मौजूद होता है उसको बोलते हैं स्क्वेमस एंडोथीलियम। इसको याद करना होगा, सही, मजबूरी है। कौन सा एंडोथीलियम होता है? स्क्वेमस। तो सबसे अंदर वाली लेयर ट्यूनिका इंटिमा, उसमें स्क्वेमस एंडोथीलियम होते हैं। बीच में ट्यूनिका मीडिया, उसमें स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर होते हैं। सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सही है। समझ गए? सेम हालत यहाँ पे भी होती है, सही है, बिल्कुल सेम, सही, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये क्या है? ट्यूनिका इंटिमा। क्या होगा इसमें? स्क्वेमस एंडोथीलियम, सही। बीच में क्या है? ट्यूनिका मीडिया। क्या है इसमें? स्मूथ मसल और इलास्टिक। बाहर क्या है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या है उसमें? फाइब्रस कनेक्टिव। सेम है, जब तो मैंने ग्रीन से लिखा है, ग्रीन का मतलब है सेम है। अब ब्लू से लिखने जा रहा हूं डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? इसकी जो वॉल है, वॉल कैसी है? थिक। वेन की वॉल कैसी है? थिन, सही है। इसके अंदर जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन कैसे है? स्मॉल। ल्यूमेन कैसे है? स्मॉल। ल्यूमेन स्मॉल है। और इसमें जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन कैसे है? ल्यूमेन लार्ज है, सही है। अच्छा, इसमें ल्यूमेन बड़ा है, इसमें वॉल बड़ी है, वॉल थिक है। इसका मतलब वॉल में स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर ज़्यादा है, और इसमें जो वॉल थिन है, इसमें स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर कम है। तो इलास्टिक फाइबर के ज़्यादा होने की वजह से आर्टरीज आर इलास्टिक। आर्टरीज क्या है? इलास्टिक है, जबकि वेन्स लेस इलास्टिक है, कम इलास्टिक है, सही। ये एक डिफरेंस हो गया, क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर कम है तो कम इलास्टिक है, इसमें इलास्टिक फाइबर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलास्टिक है। एक और डिफरेंस, ये जो आर्टरीज होती हैं ये डीप सीटेड होती हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर। आर्टरीज ऊपर नजर नहीं आएंगी तुम लोग, आर्टरीज कहाँ होंगी? बॉडी के अंदर, यानी अंदर के साइड होंगी। ऊपर फ्लैश होगा, उसके ऊपर वेन होगा। ऊपर जो ब्लड वेसल्स नजर आ रही है वो क्या है? वेन्स है। तो वेन्स कैसी होती हैं? सुपरफिशियल। कैसी होती हैं? सुपर। ये भी एक डिफरेंस आ गया, वेन्स आर सुपरफिशियल वेयर आर्टरीज आर डीप सीटेड, सही है। आर्टरीज में हमें एक चीज मिलता है, पल्स। क्या मिलता है? पल्स। तो आर्टरीज होती हैं पल्सेटाइल। क्या होती हैं? पल्सेटाइल। आर्टरीज के ऊपर अगर हम हाथ रखते हैं तो हमें क्या फील होगा? पल्स। मगर आर्टरीज के ऊपर तो हम, आर्टरीज तो डीप होती हैं, अंदर होती हैं, इसलिए हमें पूरी बॉडी में पल्स फील नहीं होते। जहां जहां गैप होता है बॉडी के, वहां पल्स फील होता है। जैसे ये देखो, यहाँ पे गैप है, एक गैप है, तो यहाँ पे आर्टरीज का जो पल्स है वो ऊपर से फील किया जाता है। यहाँ एक गैप है तो आर्टरीज का जो पल्स है वो ऊपर से फील किया जाता है। आ रही बात समझ में? तो आर्टरीज जो होती हैं वो पल्सेटाइल होती हैं, मगर वेन्स नॉन पल्सेटाइल होती हैं। एक डिफरेंस और याद रखना होगा तुम लोगों को, लास्ट डिफरेंस, सही है। और वो क्या है? आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही होती हैं, सही है। ब्लड को हार्ट से क्या लेके जा रही होती है? दूर, सही है। मतलब हार्ट से जो चीज निकलती है वो क्या है? आर्टरीज। इसीलिए आर्टरीज में प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज हाई इन आर्टरीज। आर्टरीज में प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर आर्टरीज कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसके बाद कैपिलरीज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेन्स में। तो वेन्स तक आते आते ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है? कम। इसीलिए वेन्स में प्रेशर क्या होता है? सही है। प्रेशर इन वेन्स इज लो, सही है। वेन्स में प्रेशर क्या होता है?
कम होते हैं, लो होते हैं। अच्छा, क्योंकि आर्टरीज में एक और डिफरेंस यहां से भी निकल गया, आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है, तो क्या आर्टरीज में ब्लड वापस आ सकते हैं, बैकवर्ड आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है, बैकवर्ड कैसे आएगा? सही है, तो इसमें हमें वेल्व की जरूरत नहीं है, तो वेल्व्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज। अच्छा, अब कोई ये ना कहे कि सेमी ल्यूनर वेल्व तो एओर्टा की बेस से मौजूद थे, वो जो सेमी ल्यूनर वेल्व था वो हार्ट का वेल्व था, वो आर्टरी का वेल्व नहीं था। आर्टरी में कोई भी वेल्व हमें नहीं मिलती है। वेन्स में क्योंकि प्रेशर कम होता है, सही है, मिसाल के तौर पे एक आर्टरी गई मेरी बॉडी के फुट में, सही है, फुट में उसने क्या किया, ब्लड सप्लाई किया। अब वेन्स क्या करेगी, फुट से ब्लड को ड्रेन करेगी, सही है। अब वेन ऊपर आ रही है, वापस हार्ट तक लेके आ रही है ब्लड को, तो अब हो सकता है कि ब्लड में प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड नीचे की तरफ वापस चले जाए, हो सकता है ना, बैकवर्ड फ्लो पॉसिबल है। तो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, वेल्व्स आर प्रेजेंट, सही है। तो ये इनका आर्टरीज और वेन्स का क्या है, डिफरेंस है, पूछा मैंने। चलो अब पढ़ते हैं कैपिलरीज। सही है। अच्छा, जो कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज का फंक्शन क्या है? कैपिलरीज बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है। देखो ये हमारे पास हार्ट है, सही है, ये हमारे पास क्या है, एक हार्ट। हार्ट से निकलेंगी ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये बहुत बड़ी ब्लड वेसल्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे, एओर्टा। इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सही है। एओर्टा डिवाइड हो जाएगा बहुत सारी आर्टरीज में जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चली जाएंगी। मैं यहाँ पे एक ही बना रहा हूँ, सही है। एओर्टा किसमें डिवाइड हो जाएगा, आर्टरीज, बहुत सारी आर्टरीज में, मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ सिर्फ। ये आर्टरीज जो अलग अलग आर्टरीज होंगी, सब आर्टरीज अलग अलग ऑर्गन के अंदर चली जाएंगी, सही है। ऑर्गन के अंदर जाने के बाद ये आर्टरीज और स्मॉल हो जाएंगी, और स्मॉल ब्रांचेस नहीं, जैसे एक ऑर्गन के अंदर एक आर्टरी निकली, अब वो आर्टरी उस ऑर्गन के डिफरेंट पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक आर्टरी किडनी के अंदर गई हुई, किडनी के डिफरेंट पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी, सही। ये जो छोटी छोटी आर्टरीज है इनको मैं क्या कहूँगा, आर्टरियोल्स। क्या कहूँगा, आर्टरियोल्स। मैं सब चीज़ एक बना रहा हूँ, सही है, बहुत सारी होंगी मगर टाइम कम है, सही है, वक्त कलील है। तो ये आर्टरियोल्स हैं। अब ये आर्टरियोल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे पास कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से ऑक्सीजन कहाँ चले जाएगा, टिश्यू में चले जाएगा, सही है। उसके बाद ये ऑक्सीजन जाने के बाद ये जो यहाँ से चीज़ निकलेगी, इसमें ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। इसको मैं कह रहा हूँ वेन्यूल, क्योंकि बहुत छोटी वेन है, सही है। एक ऑर्गन के डिफरेंट पार्ट से बहुत सारी वेन्यूल्स मिलेंगी और मिलकर एक बड़ी वेन बना लेंगी। क्या बना लेंगी, एक बड़ी वेन, इसको मैं कहूँगा वेन। और फिर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से अलग अलग वेन्स आएंगी और वो वेन्स सब मिलकर एक बहुत बड़ी वेन बना लेंगी, और उसको मैं क्या कहूँगा, वेना केवा। और ये वेना केवा कहाँ एंटर हो जाएगा, मेरे हार्ट में। तो ये एक जनरल सा फंक्शन है, सही है। अच्छा, ये जनरल सा फंक्शन है। इसमें कैपिलरीज का क्या रोल है, कैपिलरीज का ये रोल है कि कैपिलरीज आर द एक्सचेंज मीडियम बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। कैपिलरीज के जरिए क्या होता है, ब्लड और सेल से क्या होती है, चीजें एक्सचेंज होती हैं। जैसे ब्लड से ऑक्सीजन निकल के कहाँ गया, टिश्यू में, यहाँ पे सेल्स होंगे, सही है। तो ऑक्सीजन निकल के किसके पास आ गया, सेल के पास, सही है। और साथ में यहाँ पे ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज भी निकल के कहाँ जाएगा, सेल्स के पास, सही है। यहाँ पे अमाइनो एसिड्स होंगे, अमाइनो एसिड भी निकल के कहाँ जाएंगे, सेल के पास। और इस सेल ने बनाया होगा कार्बन डाइऑक्साइड, सेलुलर एक्सपेंशन करके, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ जाएगा, कैपिलरीज में। इसने बनाया होगा कोई वेस्ट, कोई ऐसी चीज जो इसके काम की नहीं है, ये भी यहाँ से निकल के, सेल से निकल के कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल में। तो ये ब्लड वेसल में किसके आर्टियोल्स के अंदर आएंगी, नहीं, वेन्यूल्स के अंदर आएंगी, नहीं, बल्कि एक्सचेंज किसके बीच में होगा, कैपिलरी और सेल्स के बीच में, सही है। तो ब्लड और सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसके लिए मीडियम कौन प्रोवाइड करते हैं, कैपिलरीज। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि कैपिलरीज जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। क्या होते हैं, थिन वॉल्ड। अगर हम लोग वेन्स और आर्टरीज को याद करें तो उनमें कितनी लेयर्स होती थी, 3। अगर हम कैपिलरीज को देखें तो कैपिलरीज आर सिंगल लेयर्ड। कैपिलरीज कितने लेयर पे मुश्तमिल है, सिंगल। कैपिलरीज में सिर्फ एक लेयर होता है, और वो लेयर किसका होता है, स्क्वैमस एंडोथीलियम का। किसका लेयर होता है, स्क्वैमस एंडोथीलियम, सही है। याद है आर्टरीज में 3 लेयर थी, सबसे अंदर वाली जो लेयर थी ट्यूनिका इंटिमा, उसमें क्या मौजूद था, तो यही सिर्फ एक लेयर स्क्वैमस एंडोथीलियम की लेयर कहां प्रेजेंट होती है, कैपिलरीज में, सही है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिन होती है तो इससे ऑक्सीजन का निकलना और वेस्ट का वापस से वेस्ट का एंटर होना बहुत आसान होता है, सही। कार्बन डाइऑक्साइड का एंटर होना मतलब एक्सचेंज बहुत आसान होता है, क्योंकि इसकी लेयर क्या होती है, थिन होती है, सही है, सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होती है। और सिंगल लेयर क्या है,
किससे बना हुआ है? स्क्वेमस एंडोथीलियम से। सही।